हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार बीम को देख लेते हैं कि बीम का जो टोटल एफबीडी बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, वो कैसा बनेगा, क्या किस टाइप का फोर्स सिस्टम होगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट होगा या कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट होगा। इस तरह की चीजें पहले समझनी जरूरी है ताकि हम इजीली फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आ सकें। तो हमने एक छोटा सा ऐसे रैंडमली कोई एग्जाम्पल केस ले लिया है, कोई वैल्यूज नहीं ली है, सिंपली एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा दिए, एक पॉइंट लोड दिखा दिया और एक यूडीएल दिखा दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर हम जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यही है कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, और यदि कहीं पर वो सपोर्टेड है तो उन सपोर्ट की वजह से जो उसको रिएक्शन मिलेगा वो भी दिखाना है। यानी कि अभी हमारे पास ये सिर्फ क्वेश्चन है, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। तो हमें जो रिएक्शंस की वजह से इस बीम पर जो फोर्सेस होंगे वो भी हमें दिखाना पड़ेंगे। मान के चलते इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं दैट इज ए वाई, और इसको आप लोग कह सकते हैं दैट इज ए एक्स। कोई जरूरी नहीं है, ए वाई को आप पहले भी बताया गया था, दैट इज यू कैन ऑल्सो राइट आर ए वी, और इसको आप लिख सकते हैं आर ए एच, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हिंज है तो दो रिएक्शंस होंगे, और यहाँ पर रोलर है तो रोलर पे एक ही रिएक्शन होगा जो रोलर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और मान के चलते हैं इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम हम लोग बी वाई लिख सकते हैं। तो ये बन गया अब इस पूरे बीम का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो सारे फोर्सेस हैं, दो फोर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर, एक यूडीएल की वजह से, एक रिएक्शन की वजह से, तो ये सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उसको कॉन्करेंट कहते हैं, और एक जगह पर इकट्ठा अगर नहीं होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे, या एक पॉइंट पर एक्ट नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नॉन कॉन्करेंट। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है कि जो बीम का जो एफबीडी है, वो जो फोर्स सिस्टम होगा दैट विल बी नॉन कॉन्करेंट। फोर्स सिस्टम कुछ नहीं है, फोर्सेस के समूह को, या बहुत सारे फोर्सेस जब एक जगह पर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्स सिस्टम। वो फोर्स सिस्टम में कॉन्करेंट भी होते हैं, सारे फोर्स एक जगह पर इकट्ठा भी हो सकते हैं, सारे फोर्स एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं भी हो सकते, नॉन कॉन्करेंट है। और हम ये भी मानेंगे कि जो ये बीम है इसके सारे फोर्सेस एक प्लेन में होंगे, ऑल द फोर्सेस विल बी इन अ प्लेन। जब सारे फोर्सेस एक प्लेन में होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर। मान के चलते हैं कोई दीवार है, इस दीवार के ऊपर आप कई सारी लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, तो हम कहेंगे ये सारी लाइंस एक ही दीवार में है, यानी कि एक ही प्लेन में है। तो सारी लाइंस का जो समूह होगा वो कोप्लेनर कहलाएगा। तो यहां पर हम इसी तरीके से हम बीम के सारे फोर्सेस को एक ही प्लेन में सम्मिलित मानेंगे, यानी कि जो बीम का जो एफबीडी होगा वो किस टाइप का फोर्स सिस्टम होगा, दैट विल बी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। नॉन मतलब एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। तो जब भी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम आता है, और चूंकि बीम इक्विलिब्रियम पहले बताएगी, तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, और समेशन एम इक्वल्स टू जीरो। यानी कि मूवमेंट टोटल जीरो करना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स जीरो करना पड़ेगा, और समेशन एफ वाई जीरो करना पड़ेगा जब भी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम होगा। यदि सिर्फ कॉन्करेंट सिस्टम होता है तो वहां पर हमें मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर सिर्फ इन दो कंडीशंस को अप्लाई करके चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए, ये तो हो गया कंसेप्ट की बात। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक बीम ले ली, और यहां पर हमने एक फॉर एग्जांपल हिंज सपोर्ट ले लिया, यहां पर रोलर सपोर्ट ले लिया, और इजिएस्ट केस लेते हैं। मान के चलो यहां कोई यूडीएल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी को 10 किलो न्यूटन पर मीटर मान लिया। आमतौर पर किलो न्यूटन में दिया जाता है, लेकिन आप न्यूटन, कभी कभी न्यूटन में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक लोड यहां पर मान लेते हैं, दैट इज ऑफ 20 किलो न्यूटन। और आपसे कहा गया, हमें पहले पता कि यहां पर अभी हमें सिर्फ रिएक्शंस को डिटरमाइन करना होगा, तो आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए, और इसको बी नाम दे सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सपोर्ट्स होते हैं उनको ए और बी ऐसे नाम दिए जाते हैं। आप ए के बाद यहाँ भी बी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि ए और बी इनको दिया जाता है, इसीलिए हम इन पॉइंट्स को सी लिख सकते हैं, और जहाँ पर यूडीएल खत्म हो रहा है उसको डी मान सकते हैं, और इस पॉइंट को ई। जहाँ पर भी कोई नई चीज हो रही होगी, जैसे ए के बाद है, ए के और सी के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि सी से कुछ स्टार्ट हो रही है यूडीएल, तो वहां पर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको एक पॉइंट मानेंगे। जहां पर यूडीएल खत्म हो रहा है वहां भी कोई चीज हो रही है तो वो डी हो गया। फिर डी से आगे जहां पर लोड लग रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया ई एंड इस बी। अब इसको रिएक्शंस निकालने हैं। तो सबसे पहले
आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसी चीज यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको अलग से बनाइएगा। जैसे यहां पर है एक रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको हम लोग AY लिख सकते हैं, और एक रिएक्शन इस तरीके से दिखा सकते हैं, दैट इज AX, और यहां पर हम एक रिएक्शन दिखा सकते हैं, दैट इज BY। मान के चलते हैं ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 2 मीटर, और ये डिस्टेंस गिवन है 4 मीटर, ये डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी गिवन है फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर। इस तरीके से हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को हम लोग 3 मीटर मान लेते हैं। अब हमारे पास ये सिचुएशन दे रखी है, हमें रिएक्शंस निकालनी है। तो हमें पता है कि हमें इन तीनों बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करना है, समेशन m0 समेशन fy0। अच्छा, जब भी कोई बॉडी, फिलहाल जो बीम है वो इक्विलिब्रियम पर होती है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि हम सारे फोर्सेस को रोटेट करें, यानी कि मूवमेंट बनाएं, दैट टोटल मूवमेंट शुड बी 0। तो यानी कि मूवमेंट आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्सेस का कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूडीएल के सारे लोड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि यूडीएल को सारे लोड को एक जगह फोर्स के रूप में दिखाना जरूर पड़ेगा। और ये हो जाएगा दैट इज 40, and from here to here this distance will be 2 and this distance will also be 2। तो ये फोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, दैट इज 10 into 4 40। अब मूवमेंट लेने के लिए, जैसे अगर हम ए पॉइंट ले रहे हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट यदि हम सारे फोर्सेस को रोटेट करेंगे तो टोटल मूवमेंट 0 आना चाहिए। यदि हम सी के अबाउट रोटेट करें तब भी सारे फोर्सेस का जो मूवमेंट सी के अबाउट होगा वो 0 आना चाहिए। हम डी के अबाउट भी टोटल मूवमेंट 0 होगा, ई के किसी भी पॉइंट के अबाउट, इवन कि अगर आप यूडीएल के बीच में कहीं पॉइंट ऐसे ही ले रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट भी अगर सारे फोर्सेस को घुमाएंगे तब भी टोटल मूवमेंट 0 होना चाहिए। यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 होके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए मान के चलते हमने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 किया, तो हमारा स्टेप हो जाएगा समेशन ऑफ MA इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर साइन कन्वेंशन मैंने पहले ही बताया था, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग ये सिंपली ये थोड़ी देर के लिए ये ले रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। कई बार एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिएक्शंस निकालने हैं। तो समेशन MA इक्वल्स ए के अबाउट हम मूवमेंट को टोटल 0 कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अबाउट सारे फोर्सेस को घुमाने। अब फोर्सेस कौन कौन से हमें ध्यान रखने, AX है, एक AY है, एक ये 40 हो गया, एक आपका 20 हो गया, BY, इन सबको रोटेट करना है A के अबाउट। जब हम A के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो AX फोर्स है, तो AX फोर्स उसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो जो फोर्स उसी पॉइंट से गुजर जाएगा वो उस पॉइंट के अबाउट घूम ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से AY फोर्स है, AY फोर्स भी A के अबाउट घूम रहा है, सॉरी A से पास हो रहा है, यानी कि वो भी फोर्स A के अबाउट रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोटेट करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। जैसे मान के चलो ये फोर्स AY था, ये A था, तो ये इसके अबाउट घूम नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मान चलो A पॉइंट यहां पर होता, मान के चलते A पॉइंट यहां पर होता और ये AY यहां पर होता, तब तो उसके पास घूमने के लिए जगह है इस तरीके से, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाती घूमने के लिए। लेकिन अगर AY यहां पर ना हो कि इसी जगह से यदि गुजर जाए, जैसे ऊपर दिखाया गया है, तो वो मूवमेंट नहीं बना पाएगा। इसी तरीके से AX को देखिए, तो AX A से गुजर रहा है तो वो घूम नहीं पाएगा। लेकिन अगर AX थोड़ा सा ऊपर होता, मतलब इस लेवल पर होता यहां पर, तो उसको A के अबाउट घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती, या नीचे होता थोड़ा सा तो तो क्योंकि वो तब एक रेडियस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको मिल जाती घूमने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि AX और AY इसलिए मूवमेंट बना पाएंगे क्योंकि उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जा रही है। यानी कि A के अबाउट जब मूवमेंट बनाएंगे तो AX और AY का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मूवमेंट बनाने के नजरिए से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फोर्स हमें नजर आ रहा है 40। तो 40 को जब हम A के अबाउट रोटेट करेंगे तो सिंपली घूम जाएगा क्लॉकवाइज, और ये 40 बिल्कुल वर्टिकल है। तो अगर हम यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापे तो हम सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, साथ में ये वाला 2 इस्तेमाल होगा, यानी कि 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस 40 विल रोटेट क्लॉकवाइज। तो इसका जो लिख देंगे इस तरीके से 40 × 4। 4 क्यों? क्योंकि 2 + 2, दिस 40 इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट A। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्स 20। तो 20 भी इस A पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्योंकि बस इस तीर को पकड़ के इस पॉइंट के अबाउट घुमा देना है। तो यानी कि दिस विल बी +20, और इसकी डिस्टेंस सीधे सीधे हम समझ सकते हैं 2 + 4 6, और 6 और 1, ये 1 मीटर लिया है, दैट इज 7। अगला फोर्स जो हमारे पास है वो BY को अगर हम रोटेट करें, BY का फोर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन आपको ऊपर नहीं देखना, अभी यहाँ पर रोटेशन देखना। तो A के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो A को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाना है, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा ये, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं -BY × 10 = 0।
तो यहां से आपकी बी वाई की वैल्यू इजीली डिटरमाइन हो सकती है आराम से। जैसे यहां पर हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 इंटू 4 हो जाएगा 160। ये आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और 20 इंटू 7 हो गया 140 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो यानी कि इसका मतलब है सीधे सीधे बी वाई की वैल्यू फिलहाल इस केस में आ रही है, दैट इज 30 किलो न्यूटन। उसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 वाई डायरेक्शन में। सिर्फ फोर्सेस को देखना है, मूवमेंट नहीं बनाना है। तो फोर्सेस तो हमारे पास हैं वाई डायरेक्शन में, एक ए वाई है, ये 40 नीचे की तरफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए वाई पॉजिटिव में, 40 को माइनस में लिख सकते हैं ए वाई माइनस 40, 20 भी नीचे की तरफ है। अगला बस सारे फोर्सेस को देखना है, -20 प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां से ए वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज 30 किलो न्यूटन। ओके, अब उसके बाद एक और कंडीशन होती है, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इस पूरे बीम में सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, दैट इज ए एक्स। तो यानी कि समेशन एफ एक्स लगाएंगे तो सिर्फ हमें ए एक्स मिलेगा और कोई फोर्स ही हमें नजर नहीं आ रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो ए एक्स है, अब लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो ए एक्स की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी 0। जब वो है ही नहीं तो वो गायब हो जाएगी, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, क्योंकि बीम इक्विलिब्रियम पर है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए एक्स की वैल्यू बन गई है, बन जाएगी कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब है कि ये तो बीम इधर आपके राइट की तरफ मूव करने लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अकेला फोर्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और मैथमेटिकली भी चीजें समझ में आ रही है, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू 0। थैंक यू।